स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो जल्दी आज आपके लिए एक नया वीडियो हमारे इवोल्यूशन पे बेस्ड है और इवोल्यूशन का हमारा सेकंड टॉपिक चालू है आज। वो है टॉपिक हमारा एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो इसके पहले जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो टॉपिक हमारा था इवोल्यूशन पे बेस्ड, जहां पर हमने जाना था कि अर्थ पे लाइफ आई तो आई कैसे अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई। ये हमने जाना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारा जो लाइफ अर्थ पे फॉर्म हुई। तो अभी तो हम लोगों ने लाइफ बना ली, नए ऑर्गेनिज्म बना लिए। अब बात आती है कि आखिर इन ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएशन कैसे होना चालू हो गया। अगर बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म बने थे तो बैक्टीरिया जैसे रहते, अगर वायरस जैसा ऑर्गेनिज्म बना तो वायरस रहता। क्यों उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, क्यों उन्होंने वेरिएशन किया? तो वेरिएशन करके ये लोग तो पहुंचे। भाई आप भी जानते हो हमारे एंसेस्टर ऐप हुआ करते थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट एंसेस्टर हुआ करते थे। और मोस्टली देखा जाए तो अगर मैं कहता हूं आपसे या मैंने कहीं से पढ़ा होगा कि साइंटिस्टों का ये कहना है कि अर्थ में जो ओशियन था उस ओशियन में मौजूद पहले के सिंपल लाइफ फॉर्म्स ने आज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म को बनाया है। मींस अगर मैं कहता हूं कि एक फिश से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन ने रेप्टाइल्स को बनाया, रेप्टाइल्स में कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे मैमल्स धरती पर आए। तो इससे एक बात तो ये साबित होती है कि हमारे बीच कुछ ना कुछ तो लिंक होना चाहिए। और अगर हमारे बीच ये एविडेंस दे दिया जाए कि हम में और दूसरे एनिमल्स में सिमिलरिटीज है तो इससे ये माना जाएगा कि हम लोग इवोल्यूशन के थ्रू आज सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुए हैं। बात मेरे समझ रहे होंगे कि हम अगर एक दूसरे से जुड़े ये प्रमाणित कर दिया जाए कि हम में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज है कहीं ना कहीं, तो इससे ये बात साबित हो जाएगी कि हम सभी ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से बने थे, लेकिन एंसेस्टरों ने अलग अलग ब्रांच बनाई और हमारे एंसेस्टर थोड़ा चेंज हो गए, हमारे एप हो गए, किसी के एंसेस्टर गोरिल्ला हो गए, किसी के कुछ हो गए। तो हम आज जो बताने जा रहे हैं, आज हम आपको वो एविडेंस देने जा रहे हैं कि वो कौन से एविडेंसेस हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगाएं कि हम में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज थी। और अगर सिमिलरिटीज में साबित कर देता हूं तो इसका मतलब ये बात सत्य है कि धरती पे जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के इवोल्यूशन से ही बने हैं। साल हजारों लाखों साल लगे हैं, लेकिन इवोल्यूशन एक ही ऑर्गेनिज्म से हुआ है। चलिए आज हम कुछ उस एविडेंसेस की बात करते हैं, कुछ प्रमाण की बात करते हैं, कुछ प्रूफ की बात करते हैं जिससे ये साबित हो सके कि हम सभी में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं। तो आज मैं अपने टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। टॉपिक है हमारा एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कौन कौन से एविडेंसेस हैं और उस एविडेंसेस से हम जानेंगे कि हम में और धरती पे पाए जाने वाले कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एविडेंसेस पे। सबसे पहला एविडेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। बारी बारी करके आपको एक एक एविडेंसेस बताए जाएंगे। सबसे पहले बात समझ लीजिए पैलियोंटोलॉजी है क्या। पैलियोंटोलॉजी का मतलब होता है साइंस के एक वो ब्रांच जहां पर हम फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस साइंस को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। सवाल उठता है सर ये फॉसिल्स होते क्या हैं? तो ये फॉसिल्स क्या होते हैं? आप जैसा कि देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी या उनके प्रिंट्स हजारों लाखों साल दबे माउंटेन्स की रॉक्स में मिल जाते हैं हमको, आइस कैप्स में मिल जाते हैं हमको। ये हजारों साल दबे फॉसिल्स हमें दबे हुए बॉडीज या उनके प्रिंट को ही हम बोलते हैं फॉसिल्स। तो ये फॉसिल्स कैसे बने? हो सकता है जैसे कि आप ये फिश देख रहे हैं सामने, हो सकता है कि ये फिश किसी पॉन्ड में रही हो, डेथ हुई हो और उसकी मड में इसका एक प्रिंट तैयार हो गया। जब इसकी कार्बन डेटिंग करी गई तो पता चला कि ये फिश तो इतने हजार साल पुरानी है। तो इससे हम लोगों ने आइडिया, ये प्रिजर्व रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के जो भी उसके बॉडी है या बॉडी का कोई पार्ट या उसके प्रिंट
जो प्रिजर्व्ड है, नेचर के थ्रू प्रिजर्व्ड है, नेचर ने उसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उसको डिके नहीं कर पाया कोई, वो प्रिजर्व हो गया। मरे तो बहुत सारे एनिमल्स रहे होंगे, लेकिन सब तो सड़ गए होंगे, कुछ प्रिजर्व हो गए चट्टानों में, कुछ प्रिजर्व हो गए सैंडस्टोन्स में, और हमें एज अ प्रिंट, एज अ ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई पड़ते हैं। सबसे बढ़िया जो फॉसिल्स मिलता है वो फॉसिल्स आइस कैप्स में मिलते हैं, पूरी की पूरी बॉडी मिल जाती है। कई सारे ऐसे एलिफेंट्स के, मैमूथ एलिफेंट्स के फॉसिल्स को देखा गया है जो पूरी तरीके से एकदम लिविंग लगती है। क्लियर? क्योंकि आइस में वो क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया एंड कोई भी अदर फंगस उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, इसलिए पूरी बॉडी सेफ रहती है। बॉडी सेफ रहने का मतलब कि जान नहीं होती, सेफ रहने का मतलब कि डिकेइंग नहीं होती, सड़ नहीं पाती। तो हमने इस फॉसिल्स के थ्रू भी जानने की कोशिश करी। फॉसिल्स आर रेमिनेंट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। रॉक्स में मिले चट्टानों तक वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया, और चट्टान यानी रॉक्स खासकर उन रॉक्स में मिलता है जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, क्योंकि चट्टानें बनती रहती, धूल मिट्टी के कण से चट्टानों का फॉर्मेशन होता रहता है, और इन्हीं रॉक्स में प्रिजर्व हो गए हमारे फॉसिल्स। फॉसिल्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन, ये रिटन डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। उस जमाने में अगर मैं कहूंगा कि धरती पर सबसे पहली फिश 3 बिलियन ईयर्स को पहले बनी थी, तो ये कहीं रिटन नहीं है, लेकिन हाँ अगर उस फिश का फॉसिल्स हमें मिल जाता है और इस फिश के फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग करें तो हमें पता चल जाता है कि इसकी इतनी एज इतनी। तो इसको बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन, लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी एज बताती है ये कितने पुराने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात हुई पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू, यानी पैलेंटोलॉजिकल क्या है? पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, और इसके थ्रू हम पता लगाए हैं कि आखिर धरती पर लाइफ फॉर्म्स कितनी पुरानी है। ठीक है? टू स्टडी फाइलोजेनी इवोल्यूशन हिस्ट्री और रेस ऑफ हिस्ट्री, एग्जांपल हॉर्स इवोल्यूशन, टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक आर्कियोप्टेरिक्स। लंदन के म्यूजियम में एक ऐसा फॉसिल्स रखा गया है, आप देख रहे होंगे फॉसिल्स काफी पुराना फॉसिल्स है। ये फॉसिल्स का जब साइंटिस्टों ने रिवर्जन किया, बनाया इसको, तो कुछ ये बर्ड्स जैसा दिखाई पड़ रहा था अपने से। इस बर्ड का नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। ये फॉसिल से पता चल पाया क्योंकि इसके अलावा धरती पर कोई दूसरा ऐसा फॉसिल्स मिला नहीं। इस फॉसिल्स की खास बात क्या थी? इस फॉसिल्स की खास बात थी ये बर्ड्स ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर को बियर करता था। आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें विंग्स पाई जा रही हैं, बर्ड्स में विंग्स पाई जाती है, नो डाउट, इसमें भी विंग्स पाई जा रही हैं। बर्ड्स में बीक पाई जाती है, चोंच, इनमें बीक भी पाई जा रही थी। लेकिन इनके साथ साथ कुछ खास बात हमें और मिली। इन बर्ड्स में बर्ड्स के कैरेक्टर के साथ साथ हमें रेप्टाइल्स के कैरेक्टर मिले। रेप्टाइल्स का पहला एक कैरेक्टर कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, ये रेप्टाइल्स के जॉ में टीथ पाया जाता था और इसके भी बीक में टीथ मिले। आज तक कोई ऐसी बर्ड नहीं है जिसके बीक में टीथ पाए जाते हैं, लेकिन इस बर्ड के बीक में टीथ पाए जाते थे। रेप्टाइल्स का कैरेक्टर। लॉन्ग टेल पाई जाती थी। कौन सी चिड़िया आपने देखी इसमें पूंछ पाई जाती हो, लेकिन इसमें टेल पाई जाती थी? कौन सा ऐसा बर्ड आपने देख लिया जिसके विंग्स में 4 विंग्स यानी इसके जो फेदर्स हैं उसमें पंजे पाए जाते हैं? इसमें क्लॉ पाए जाते थे। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था फॉसिल्स में जो मिला, उसके अंदर बर्ड्स के भी कैरेक्टर थे और रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर थे। बर्ड और रेप्टाइल्स के इस कैरेक्टर ने हमें ये शो किया कि शायद रेप्टाइल्स से बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ हो, शायद रेप्टाइल्स ने बर्ड्स को बनाया हो सकता है ये आर्कियोप्टेरिक जो कि रेप्टाइल था इसने इवोल्यूशन किया हो,
ये रेप्टाइल से बर्ड्स के बीच बनने वाला सबसे पहला लिंक हो। शायद इसी के बाद हमारे जो रेप्टाइल्स की कैटेगरी थी, डायनासोर्स की कैटेगरी थी, उनमें कुछ बर्ड्स में कन्वर्ट हुए और कई मूवीज में आपको उड़ते हुए डायनासोर्स दिखाए जाएंगे। तो ये जो मूवीज बनाई जाती है कहीं ना कहीं सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। इससे ये प्रूव हुआ, आर्क्योप्टेरिक्स ने ये बताया कि ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब जब भी मैं कोई बोलूं इसका मतलब ये कि दोनों के कैरेक्टर को बियर करता है, रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर को रखता है, बर्ड्स के भी कैरेक्टर को रखता है। इन दोनों के कैरेक्टर रखने के कारण आर्क्योप्टेरिक्स ने काफी इज्जत कमाई। हालांकि हजारों साल पुराना ये फॉसिल्स था। ये माना गया कि धरती के पहले क्रीपिंग एनिमल्स हुए थे और उसके बाद बर्ड्स बने। मिला पहला प्रूफ, पैलियोंटोलॉजिकल प्रूफ से मिला आपको, और इस सच में है, नहीं तो जाके देख लीजिए इंग्लैंड में, इंग्लैंड या लंदन में कहीं पर एक जगह पे है, ये रखा म्यूजियम में, लंदन ही के म्यूजियम में रखा है शायद। तो आप इसका पता लगा सकते हैं जा करके। देखिए कैसे टेल निकली हुई है इसकी, आप देख रहे होंगे, ये देखिए टेल इसकी, और इसके देखिए क्लॉ लगे, पंजे लगे इसके, 4 विंग्स में उड़ने वाले। कहीं बैठा रहा होगा कि चट्टान में दब गया होगा हजारों साल पहले। ओके, पहला हमारा एविडेंस कंप्लीट होता है। तो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस ये साबित करता है कि रेप्टाइल्स ने बर्ड्स को जन्म दिया, एक तरीके का इवोल्यूशन हुआ, जैसा कि मैंने बोला था। तो अदालत आगे चलती है दूसरे एविडेंस की तरफ, दूसरे प्रमाण की तरफ आते हैं। इसी पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में कई सारी चीजें आपको और दिखा दें। दूसरे प्रमाण से पहले देख लें इसको। ये जितने भी आप देख रहे हैं, हैलोसीन, प्लीस्टीन, सीनोजोइक, मेसोजोइक, ये सब क्या है, इरा होता है। हर चट्टान की अपनी एक एज होती है। कैसे हम कार्बन डेटिंग करते हैं? तो कार्बन डेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये एक उड़ने वाले डायनासोर भाई साहब उड़ रहे हैं, ये उड़ने वाले डायनासोर किसी चट्टान में दब गए होंगे। अब उस समय की जो रॉक थी वो रॉक मेसोजोइक इरा की थी। उस समय की रॉक मेसोजोइक इरा की थी। ये आपके एग्जाम के लिए नहीं, कि नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फोकस नहीं किया। एग्जाम के लिए नहीं है, आपके समझने के लिए कैसे कार्बन डेटिंग करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर ये दब गया तो हमने इसकी एज पता करी। इसकी एज है 145.5 मिलियन ईयर से। वो हमने इस चट्टान की एज से इसकी एज का पता लगा लिया कि ये तभी दबा होगा क्योंकि इस चट्टान में इतनी एज पाई जाती है, इतने सालों में चट्टान बनती है। हमने वही निकाल दी कि इसी में जुरासिक गिरा था, इसी में डायनासोर्स पाए गए थे। ऐसे हम एज के अकॉर्डिंग पता लगाते हैं कि क्या उस ऑर्गेनिज्म की एज रही होगी। तो स्टडी फाइलोजेनी इवोल्यूशन में वही सारी चीजें पॉइंट्स यहां पर करूंगा। टू स्टडी अबाउट जियोलॉजिकल पीरियड, एनालाइजिंग fossils in sedimentary rocks layers, the study of showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. जितनी लाइफ स्टोन की होती है, रॉक्स की होती है, हम उतनी ही लाइफ आंकड़ा लगाते हैं हमारे इस फॉसिल्स की होगी। अगले हम बात करेंगे एविडेंस में। तो अगला एविडेंस जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमिकल एविडेंसेस का ये मीन है कि हमने कुछ ऐसे एविडेंस देखे, कुछ ऐसे सिमिलरिटीज देखी एक्सटर्नल और इंटरनल। मॉर्फोलॉजी फंक्शनिंग की, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने देखा कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलरिटीज मिल रही थी। बहुत देर सोचने के बाद हमने एक एविडेंस बनाया और एविडेंस को नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस। क्या था ये एविडेंस? दूसरे एविडेंस में बताया गया कि एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स हैव सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। कुछ एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज मिली हमको। मॉर्फोलॉजिकल मतलब थोड़ा सा फिजियोलॉजी से रिलेटेड है और कुछ उसके इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म में ऐसी सिमिलरिटीज क्यों मिल रही है। सिमिलरिटीज मिलना ये साबित करता है कि हम दोनों एक ही एंसेस्टर के रहे होंगे, बच्चे। लेकिन हमने दूसरा रास्ता पकड़ा, हम दूसरी तरफ चले गए। किसी ने दूसरा रास्ता पकड़ा, दूसरी तरफ चले गए। हमने मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। टॉपिक फर्स्ट एंड टॉपिक सेकंड।
पहला स्टेटमेंट था होमोलॉजी ऑर्गन्स, होमोलॉगस ऑर्गन एंड होमोलॉजी, सेकंड एनालॉगस ऑर्गन एंड एनालॉजी। दो पॉइंट, होमोलॉगस, एनालॉगस, ये दो सिमिलरिटीज मिली हमको ऑर्गेनिज्म के बीच। सबसे पहले खत्म करते हैं होमोलॉगस सिमिलरिटी क्या थी। होमोलॉगस सिमिलरिटी की बात करेंगे बेटा, तो होमोलॉगस सिमिलरिटी को मैं पहले एग्जांपल समझाऊंगा, बाद में थ्योरी पे चलूंगा। आपने देखा होगा कि हॉर्स और ह्यूमन दोनों के 4 लिम्स होते हैं, यानी हाथ होते हैं। हालांकि धरती पे केवल हम इंसान 2 पैरों पे चलने वाला है, तो हमने अपने दोनों ये लिम्स को हाथ बोल दिया, उनमें हमने 4 लिम्स बोला। तो हॉर्स के 4 लिम्ब यानी आगे वाले पैर, हॉर्स के 4 लिम्ब और ह्यूमन के 4 लिम्ब यानी ह्यूमन के हैंड, इन दोनों के जो बोन्स होती हैं वो सेम होती हैं, चाहे वो हॉर्स के हों और चाहे वो ह्यूमन हैंड के बोन्स हों, दोनों के बोन सेम होते हैं। यानी जैसे आप में पाया जा रहा है ह्यूमरस, ये देखिए बोन, देखिए ह्यूमरस, इस बोन को बोलते हैं ह्यूमरस, ये आपके रेडियस, ये आपकी रेडियस, ये आपकी अल्ना, ये आपके कार्पल, ये मेटाकार्पल फेरेंजिस। जो बोन आप देख रहे हैं ह्यूमन की, ये ह्यूमन की बोन है, सेम बोन है, अप्रोक्सीमेटली सेम बोन आपको दिखाई पड़ रही है, हॉर्स की बोन है। ये हॉर्स की बोन है, वही बोन जो आप में मिल रही वही हॉर्स में मिल रही है। यानी ओरिजिन के बिहाफ पे एंड इंटरनल एनाटॉमी के बिहाफ पे दोनों की बोन्स सेम है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी वो डिफरेंट है। इससे ये बात तो समझ में आती है कि अगर हमारी बोन्स एक जैसी हैं तो सिंपल सी बात है, हमें जो बोन्स की ओरिजिन हुई है वो सेम हुई है, यानी हमारे एंसेस्टर सेम रहे होंगे, क्योंकि हमारी आज भी पाई जाने वाली बोन्स सेम है। हमने घोड़े के हाथ में कोई चेंजेस नहीं किए, अपने आप ही, वो भी हजारों साल से है, हम भी हजारों लाखों साल से हैं। आखिर क्यों दोनों की बोन सेम कर गई और क्यों इनका फंक्शन डिफर हो गया? क्योंकि इंसान बना है एप से, बंदरों ने चेंजेस किए, हॉर्स का हॉर्स रह गया। तो ऐसे ऑर्गन जो एनाटॉमिकल सेम हो बट फंक्शन में डिफरेंट हो, ऐसे ऑर्गन को हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। तो याद रखिएगा HQ, हॉर्स, ह्यूमन एंड हैंड, 3 चीजें याद रखिएगा, हॉर्स, ह्यूमन, हैंड। कहां पर है? होमोलॉगस पे। तो होमोलॉगस में हॉर्स और ह्यूमन के हैंड की बोन्स होती सेम होंगी बट फंक्शन में डिफरेंट होंगी, सेम एज। अब दूसरा हमारा टॉपिक चालू होता है। देखिए ये था क्या? होमोलॉगस ऑर्गन, और ऐसे जो पैटर्न है, जो फिनोमेना है, इसको होमोलॉजी कहते हैं। इससे प्रूव हुआ कि हम में और हॉर्स में सिमिलरिटीज है, तो इससे ये भी साबित होता है कि हमारे एंसेस्टर सेम रहे होंगे। चलिए इसी पे जमा देखिए, और ह्यूमन हैंड, व्हेल्स फ्लिपर, बैट स्विंग एंड कैसियोनट फुट, ये सभी में आप ह्यूमन के हैंड याद कर लें, और जो मैंने हॉर्स बताया ज्यादा सिंपल पड़ेगा आपको, वो हॉर्स लर्न कर लें, ह्यूमन एंड हॉर्स को लर्न कर लें। उसमें सिमिलरिटीज आपको है, वही सारी बोन्स, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पस है, मेटाकार्पल है, सारी बोन्स सेम होती हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब आते हैं प्लांट में भी एग्जांपल देख रहे हैं कि क्या प्लांट में भी कुछ ऐसा रिलेशन होता है। तो प्लांट में रिलेशन है। होमोलॉजी प्लांट्स की बात करें, थॉर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया। ये पिक्चर लगाने का कारण ये था कि आप देख सकें पिक को कि हाँ ओरिजिनल में बोगनविलिया ये होता है, और यहाँ पर कुकुरबिटा, कुकुरबिटा मींस कद्दू की फैमिली होती है, तो लौकी भी आ जाएगी इसमें, कद्दू भी आ जाएगा, कुकुम्बर भी आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं थॉर्न एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। थॉर्न्स चाहे हम बोगनविलिया में देखें, थॉर्न्स मींस कांटे, ये जो कांटे लगे होते हैं,
ये थॉर्न जो कांटे हैं ये बोगनविलिया में भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि कुकुरबिटा में पाया जाने वाला है टेंडिल, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। दोनों स्टेम से बने हैं, यानी ओरिजिनल सेम है, एनाटॉमी सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग है। थॉर्न से ये अपना प्रोटेक्शन करता है और टेंड्रिल से ये सपोर्ट लेते हैं, क्रीपिंग प्लांट्स हैं तो दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो यहाँ प्लांट में भी आपको एग्जांपल देखने को मिल गया बोगनविलिया और कुकुरबिटा में, दोनों ही स्टेम का मॉडिफिकेशन है, चाहे थॉर्न हो वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, चाहे टेंडल्स हो ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम्स मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन फंक्शन चेंज है। तो ये भी होमोलॉजी में आता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के एग्जांपल याद रखें, ऐसे एक एग्जांपल। अब चलेंगे हम एनालॉगस पे। एनालॉगस की बात करें तो ये जस्ट अपोजिट है होमोलॉजी के। होमोलॉजी कहती थी एनाटॉमी एंड ओरिजिन सेम होगा ऑर्गन का, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होंगे। अब इसका उल्टा कर दीजिए, एनाटॉमी ओरिजिन डिफरेंट होगी और फंक्शन सेम होंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की बात करें तो यहां पर एनालॉगस ऑर्गन समझ जाइए, द ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनालॉगी। ऐसे ऑर्गन को आप बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन। इसके एग्जांपल को देखिए, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, देखिए ये बर्ड्स के विंग है, ये बर्ड के विंग है, ये इंसेक्ट के विंग है। आपको दिख रहा है साफ साफ कि इनकी एनाटॉमी अलग है। ये फेदर से बने हुए हैं, पंखों से, ये फेदर से बने हुए हैं, जबकि इंसेक्ट की विंग मेम्ब्रेनस होती है, पन्नी जैसी दिखाई पड़ती है, मेम्ब्रेनस। बैट का विंग उसकी एब्डोमेन की स्किन का मॉडिफिकेशन है। बटरफ्लाई की विंग भी मेम्ब्रेनस है। यानी जितने भी हाउस फ्लाई हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, ये सभी उड़ रहे हैं, सभी उड़ रहे हैं, लेकिन सभी के विंग्स में चेंजेस हैं, ओरिजिन सेम नहीं है। किसी में फेदर से है बने, किसी में मेम्ब्रेनस है, बैट में स्किन का मॉडिफिकेशन है, एब्डोमेन की स्किन को फैला देता है। तो इससे यह साबित हुआ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिनके ऑर्गन की ओरिजिन सेम नहीं थी, लेकिन फंक्शन सेम था। यानी वो एक अडेप्टेशन किया, उन्होंने अडेप्टेशन किया, और अडेप्टेशन से ये प्रूव हुआ कि इनके एंसेस्टर अलग थे, इनके एंसेस्टर अलग थे। होमोलॉजी में एंसेस्टर सेम थे, इन्होंने अलग अडेप्टेशन किया, इनके एंसेस्टर अलग थे, लेकिन एक जगह पे रहने के कारण इन्होंने एक अडेप्टेशन यूज किया, वो उड़ने का अडेप्टेशन था। इससे भी सिमिलरिटीज निकली कि इन लोगों ने अडेप्टेशन किया। क्लियर? इससे पता चलता है कि इवोल्यूशन हुआ था। प्लांट में इसी का एग्जांपल देख ले तो स्वीट पोटैटो हो या पोटैटो हो, दोनों का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। स्वीट पोटैटो है, पोटैटो, दोनों का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, लेकिन ओरिजिन्स डिफरेंट है। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट होता है और पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो मॉडिफाइड रूट हमारा स्वीट पोटैटो है, मॉडिफाइड स्टेम हमारा पोटैटो है। दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है, एक रूट से बन रहा है, एक स्टेम से बन रहा है, लेकिन फंक्शन दोनों के सेम है। क्लियर? तो ये होमोलॉजी और एनालॉजी ने साबित कर दिखाया कि हमें और दूसरे ऑर्गेनिज्म में इस जगह पे सिमिलरिटीज हैं। दूसरा एविडेंस अदालत में खत्म होता है। पहला एविडेंस आपने पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी पे देखा, दूसरा एविडेंस आपने होमोलॉजी और एनालॉजी पे देखा, जहां ऑर्गेनिज्म के या तो इंटरनल स्ट्रक्चर मैच करते थे तो फंक्शन नहीं मैच करता था, लेकिन उनके एंसेस्टर सेम थे, तभी उनकी बोन सेम है। आपके और आपके कजिन, आपके ब्रदर्स में आपकी बोन जितनी है उतनी आपके भाई की भी है, आपके बहन की भी है, जिससे ये साबित हुआ कि आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। कुछ ऐसे ही हम भी हमारे एंसेस्टर के बच्चे थे, जहां पर हमारी होमोलॉजी ने साबित किया कि हम में और अदर एनिमल्स की बोन मैच कर रही थी। इसका मतलब हम एंसेस्टर सेम थे, लेकिन हमने डिफरेंट रास्तों को अपनाया। हम दो पैरों पर चलने लगे, लेकिन घोड़े
4 करोड़ पे भागते ही रह गए। सेम ऐसे एनालॉजी जस्ट अपोजिट था, जहां पर स्ट्रक्चर और एनाटॉमी डिफरेंट होती थी लेकिन फंक्शन सेम होता था। इस तरीके से हम आगे बढ़े और अब पहुंच रहे हैं अपने बायोकेमिकल एविडेंसेस पे। 2 एविडेंसेस को हमने प्रूव कर दिया कोर्ट में, आपको भी साबित करना है, एट लास्ट में आपको साबित करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि नहीं, हमारे बायोलॉजी टीचर ने हमें जो जो चीजें एविडेंसेस दिए हैं वो एविडेंसेस बिल्कुल सही हैं और मैच करते हैं। चलिए यहाँ बायोकेमिकल एविडेंसेस की बात भी ले लें। Organisms show similarities in proteins, genes, other biomolecules and metabolism. आपने पढ़ा होगा वायरस में 96-95% प्रोटीन होती है, रिमेनिंग पार्ट में उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है। ओके, हमने लिख दिया कि वायरस में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक तो प्रोटीन एंड another thing is genetic material it may be DNA or RNA, वायरस जैसी तुच्छ सी चीज, छोटी सी चीज में प्रोटीन पाई जा रही है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए पाया जा रहा है, आप में भी वही प्रोटीन पाई जा रही है, डीएनए या आरएनए पाया जा रहा है। क्यों सेम है? ये नहीं सेम होना चाहिए, वो तो वायरस है। एक ना दिखने वाले से भी ना दिखने वाला वो पार्टिकल है, एक तरीके से डेड पार्टिकल है। क्यों आपकी प्रोटीन मैच कर रही है उससे? क्यों आप जैसा डीएनए पाया जा रहा है उसमें वही प्रोटीन, जैसे प्रोटीन आपकी बॉडी में अमीनो एसिड से बनती है, सेम वही अमीनो एसिड वहां भी मिलना है। क्यों मैच कर रहा है अमीनो एसिड? क्यों मैच कर रहा है अमीनो एसिड? भाई नहीं मैच करना चाहिए अमीनो एसिड को, वो तो बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वहां से वायरस से लेकर के आज आप एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन है, हम लोग तो छोटे हैं, ब्लू व्हेल तक का ऑर्गेनिज्म में वही प्रोटीन से बॉडी बनी है, वही कार्बोहाइड्रेट से बॉडी बनी है, जिनसे वायरस जैसा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। जैसे जीन्स आप में पाए जा रहे हैं वैसे वहां पाया जा रहा है। जैसे आपने पढ़ा है अपनी बॉडी में डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यानी डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, सेम वहां भी पाया जा रहा है। ये बायोकेमिकल सिमिलरिटीज ये साबित करती है कि हम में रिलेशन था। क्यों उनकी वैसे प्रोटीन हमारी बॉडी में है? इससे प्रूव होता है कि हम सब उन्हीं जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, ये बायोकेमिकल एविडेंस भी ताबड़तोड़ ये भी अपना प्रूफ देता है कि नहीं, केमिकल्स अगर हमारी आपकी बॉडी में सेम है तो इसका मतलब कि आप में, हम में और उन वायरसेस में सिमिलरिटीज रही होगी। आप हर एक गोल्ड को गोल्ड क्यों कहते हैं? सिल्वर को गोल्ड नहीं कहते। क्यों? क्योंकि गोल्ड, सिल्वर में गोल्ड वाले मॉलिक्यूल नहीं है, और अगर सिल्वर में भी गोल्ड वाले मॉलिक्यूल पहुंच जाएंगे तो आप उसको भी गोल्ड बोलना चालू कर देंगे। हम क्यों बोल रहे हैं कि इवोल्यूशन के थ्रू हम बने हुए? रीजन क्या? क्योंकि उस वायरस में पाया जाने वाला प्रोटीन, वायरस में पाया जाने वाला मैकेनिज्म हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, जो ये साबित करता है कि हम में और उसमें सिमिलरिटीज थी और शायद उन्हीं के इवोल्यूशन के बाद हम लोग बने। अगला हम देने वाले हैं आपको एविडेंस, वो एविडेंस है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के लिए हमारे डार्विन साहब ने बहुत तपस्या करी, 5 साल तक गैलापागोस आइलैंड पे घूमते रहे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने वहां पर मौजूद बर्ड्स की, जो वहां की डार्विन फिंचेस बोली जाती है, बर्ड्स को पहले आपको हम बता देते कि डार्विन साहब ने देखा क्या था। डार्विन साहब ने कुछ ब्लैक कलर की स्मॉल, ब्लैक बीक वाली, ब्लैक चोंच वाली स्मॉल बर्ड्स को देखा, और इन्होंने एक बर्ड्स को देखा लेकिन उसी जैसे कई सारी बर्ड्स थी, सब में डिफरेंट कलर की क्या थे? बीक्स। केवल चोंच बदल गई थी, बाकी वही बर्ड्स थी एक आइलैंड पे। डार्विन पीछे पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बर्ड्स का शेप एंड साइज सेम लग रहा है, बस बीक में क्या लग रहा है? डिफरेंस। देखिए बीक में डिफरेंस है। उन्होंने पता लगाया कि आखिर बीक में डिफरेंसेस क्यों है, तो पता चला बीक में डिफरेंसेस इनके अडैप्टेशन के कारण है। कोई इंसेक्ट खाने के लिए अपनी बीक को दूसरे के मॉडिफाइड किया है, किसी ने सीड को खाने के लिए दूसरे के से मॉडिफाई किया है, किसी ने फ्लावर को खाने के लिए, किसी ने इंसेक्ट को खाने के लिए, डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन कर डाले। डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन क्यों हुए? क्योंकि अडैप्टेशन करना पड़ा है।
उस आइलैंड पे जिंदा रहने के लिए इन बर्ड्स को, इन फिंचेस को बीक में मॉडिफिकेशन करना पड़ा। और जब भी आप अपनी बॉडी में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं ड्यू टू द योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, आप टर्म यूज करते हैं एडेप्टेशन। तो इस एडेप्टेशन का बढ़ना यानी एक ही स्पीसीज से डिफरेंट स्पीसीज का बन जाना, डिफरेंट फॉर्म्स का बन जाना, एक तरीके का रेडिएशन हो गया। और यही रेडिएशन बन गया आपका अडैप्टिव रेडिएशन, यानी इवोल्यूशन बाय अडैप्टेशन। तो इससे इंप्रूव हुआ। अब आप कहती है कि नहीं ये बर्ड तो अलग है, ये बर्ड अलग है, लेकिन नहीं, ये बर्ड अलग नहीं है, बर्ड वही है, इन्होंने अडैप्टेशन के कारण अपने आप को चेंज कर लिया। बहुत से लोग होते हैं हमारे इंडिया के सोल्जर्स जो टेम्परेचर झेल सकते हैं, आप नहीं झेल सकते, हम नहीं झेल सकते। क्यों? उन्होंने अडैप्ट किया अपनी बॉडी को, हाई टेम्परेचर पर रहना भी सीखा है उन्होंने, और मिनिमम टेम्परेचर पे भी रहना सीखा है उन्होंने। उनके जैसा टेम्परेचर हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि उन्होंने अडैप्टेशन किया है, उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर बनी है। सेम ऐसे हमारी बर्ड्स ने भी रेडिएशन किया, अडैप्टेशन किया। ऐसा नहीं है कि वो सोल्जर्स इंसान नहीं, आप हम जैसे इंसान ही हैं, लेकिन उन्होंने अडैप्टेशन किया है। तो ये तो प्रूव होता है कि वो हम सेम है। वही चीज यहाँ पर है। गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन ने जब इन फिंचेस को देखा तो इन्होंने देखा कि ये तो अडैप्टेशन किया इन्होंने, सारी की सारी बर्ड से एक है, अडैप्टेशन के थ्रू डिफरेंट हो गई। धरती पे डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म बने हैं आज, वो अडैप्टेशन की देन है। किसी को पानी सूट नहीं कर रहा है, उसने जमीन पे चलना सीखा। जब उसने जमीन पे चलना सीखा तो वो एम्फीबियंस की कैटेगरी में आ गया। कुछ को जमीन में चलना नहीं मजा आया, उन्होंने क्रीपिंग एनिमल बनने की कोशिश, रेप्टाइल्स कैटेगरी में चले गए। कुछ को और नहीं भाया, उनको उड़ना पसंद आया आकाश में, वो बर्ड्स की कैटेगरी में चले गए। यानी अडैप्टेशन भी एक बहुत बड़ा कारण था इवोल्यूशन का। हमने डिफरेंट अडैप्टेशन का डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बनाई। यही डार्विन फिंचेस थी गैलापागोस आइलैंड पे। इस अडैप्टिव रेडिएशन हमारी एनसीईआरटी लिखती है मार्सुपियल रेडिएशन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में एक अकेला मार्सुपियल पाया जाता था, एक अकेला मार्सुपियल, लेकिन डिफरेंट अडैप्टेशन के कारण देखिए कितने टाइप के उसने ऑर्गेनिज्म बना दिए। कैंगरू भी बना उसी से, हमारे तस्मेनियन वुल्फ बना, हमारा सुगर ग्लाइडर बना, डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल बन गए सिर्फ एक मार्सुपियल से। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक एंसेस्टर मार्सुपियल पाया जाता था, एनिमल था, वो पाया जाता था, और उससे आज डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल्स बन गए। आपको दिखाई पड़ रहा है टाइगर कैट, कैंगरू। तो ये भी क्या था, ये भी आपका एक अडैप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल था। तो डार्विन फिंचेस हो गए एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये दोनों हमारे अडैप्टेशन के कारण इन्होंने नई स्पीशीज बनाई। अब भले आप कह दीजिए कंगारू धरती पर अकेला आया होगा, ऐसा नहीं है, कंगारू किसी के अडैप्टेशन का चेंजेस था, ठीक है। लेकिन इससे प्रूव होता है, इन सब में सिमिलरिटीज होती है, इससे प्रूव होता है कि हम इन सब के एंसेस्टर एक रहे। इतने एविडेंसेस को खत्म करने के बाद हम फिफ्थ एविडेंसेस पे चलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। करीब है पूरी तरीके से सच को साबित करने के। नेक्स्ट एविडेंसेस हमारा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजी है क्या? द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, पढ़ा हुआ आपने बहुत अच्छे से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से जाइगोट बना था, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया। आप एम्ब्रियो को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इतने सारे एम्ब्रियो आपके सामने है, आप इसमें से ये नहीं बता पाएंगे ह्यूमन का ही एम्ब्रियो है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज पे लगभग सभी के एम्ब्रियो एक जैसे ही होते हैं। क्यों एक जैसे? अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था इस मेथड को। वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज हैव सम कॉमन फीचर्स। वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो के कॉमन फीचर्स होते हैं वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, सबके गिल स्लिट्स पाई जाएंगे, हम लोगों में भी गिल स्लिट्स पाई जाती है, लेकिन हम में जो गिल स्लिट्स थी वो गिल स्लिट्स खत्म हो गए बिकॉज हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म थे, फिश में बनी रहेगी। लेकिन हमारी जो ये एम्ब्रियोलॉजी कहती है कि वर्टिब्री एम्ब्रियो हैव सम कॉमन फीचर्स। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कॉमन फीचर्स दिखाई पड़ेंगे आपको। क्या इस कॉमन से ये समझ में नहीं आता है कि क्यों कॉमन है? वो कॉमन इसलिए है क्योंकि हमारे एंसेस्टर सेम हुआ करते थे। हमने एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण अडेप्टेशन किया और आज हमारी बॉडी में बदलाव आ गया। आज हम कहते हैं नहीं, हम फिश से नहीं बने,
हम बने उन्हीं सब से थे। क्लियर? तो एम्ब्रियोलॉजी एविडेंस भी साबित करती है क्यों एम्ब्रियो का मैच हो रहा है, इनिशियल स्टेज पे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो क्यों एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें सिमिलरिटीज है और सिमिलरिटीज से प्रूव होता है कि हम सब एक एंसेस्टर की देन है, हम सब इवोल्यूशन के थ्रू बने हैं। इवोल्यूशन का मतलब सीक्वेंशियल प्रोसेस है, वन बाय वन स्टेप करके, लेकिन तुरंत नहीं है, लाखों साल का गेम है। एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, इसका एक बहुत ही जीता जागता लास्ट एविडेंस दे रहा हूं आपको। आपने स्टार्टिंग के 5 एविडेंसेस को देखा, पैलेंटोलॉजिकल देखा आपने, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस देखा, बायोकेमिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल इवोल्यूशन के बारे में भी देखा आपने। बायोकेमिकल के बाद आप पहुंचे तो आपको भाई साहब मिले थे पीछे भी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से आपने मुलाकात करी, और अब हम मुलाकात कर रहे हैं अपने आखिरी एविडेंस से, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये आपको दिखाया जाएगा नेचुरल, अभी हाल ही में 19th सेंचुरीज की बात है, 19th सेंचुरी थोड़ा पहले चले आइए, इसलिए आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कैसे रेडिएशन, कैसे एडेप्टेशन के कारण स्पीशीज बदल जाती है। Natural selection is the process by which organisms that are best suited for their environment survive and reproduce. Natural selection का मतलब है नेचर को देखते हुए ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालती है और नेचर उसको सेलेक्ट करता है कि तुम ठीक है यहीं रहो। आप अगर एक पेरेंट्स के 2 भाई हो, दोनों भाइयों ने साथ में रहना चालू किया, लेकिन एक भाई का इम्यूनिटी थोड़ा सा स्ट्रांग थी, वो बुरी खराब परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर रहा था, जबकि दूसरा नहीं कर पा रहा था। सिंपल सी बात है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पहले वाले भाई साहब ज्यादा जरूरी सूटेबल होंगे, क्योंकि नेचर तो आपसे संघर्ष करवाएगी ही करवाएगी। आप अगर उसके संघर्षों में जीत गए तो आप बन गए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आप लाइफ जिएंगे। नेचर जब किसी को सिलेक्ट करती है या आपने अपने आप को नेचर के हिसाब से ढाल लिया, इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आज देने जा रहा हूं आपको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो नेचुरल सिलेक्शन में आप देख लीजिए, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म आपको एक दूंगा एग्जांपल, जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंस वैरायटीज ऑन इन ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड में क्या है कि जब हम इंसेक्ट को मारने के लिए डीडीटी नाम के केमिकल को यूज करते थे, आज उस केमिकल को बैन कर दिया गया है, लेकिन मॉस्किटोज उन्होंने इवोल्यूशन कर दिया, कई सालों में चेंजेस कर दिया। अब उनको डीडीटी पे कुछ नहीं होता। अरे सिंपल सी कॉमन ले लीजिए, घर पे आप कोई कॉइल जलाते हैं मॉस्किटोज को भगाने के लिए, आप देखिए दिन पर दिन वो कॉइल जो पहले हम जो जलाते थे, कछुआ, छाप, अगरबत्ती, मॉर्टिन, आज वो बेअसर हो जाती है। रीजन क्या है? उस धुएं को लेते 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 उनकी बॉडी उस धुएं के लिए अडेप्टिव हो चुकी है, उसने अडेप्ट कर लिया उसको। अब उसको धुएं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो नाचता है, उसको पार्टी करता है। तो अडेप्टेशन यही है। तो पेस्ट हमारे जो रेसिस्टेंस हो गए, उन पे असर नहीं पड़ता है पेस्टिसाइड्स का, क्यों? क्योंकि वो 1000 बार पड़ चुका है, उनकी स्पीशीज बनती, पैदा होती, फिर बनी, वो अडेप्टिव हो चुकी है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। आपको समझ लीजिए, आप एक घर से निकले हैं बहुत बढ़िया, आपको पहली बार शायद आप टेम्पो स्टैंड पे गए हैं, बस स्टैंड पे गए हैं, तो आपको बहुत सफोकेशन फील हो, लेकिन उसी बस पे आप कई बार जब सफर कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से तान के आप सो जाते हैं बस में, ऑटो के धूल को भी झेल जाते हैं। क्यों? आप उसके अडेप्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही अडेप्टेशन हमारा रेसिस्टेंस वैरायटीज बनने के कारण हो जाता है। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वर्क करते हैं। मेलेनिज्म होता है कलर चेंजेस से मतलब। बात है इंग्लैंड में 1850 की, जिस जब इंग्लैंड को नॉर्मल इंग्लैंड समझा जाता था, 1850 में इंग्लैंड में व्हाइट कलर के मॉथ पाए जाते थे। आज भी बरसात के टाइम में, जिसे आप तितली समझ के घर में सोचते हो शाम को आ गई है, वो मॉथ होते हैं। मॉथ जो वहां पाया जा रहा था, वहां पर 2 टाइप के मॉथ्स दिख रहे थे। व्हाइट कलर के मॉथ थे, व्हाइट विंग्ड मॉथ थे, जिसे बिस्टर बेटुलेरिया कहा जाता था, और डार्क विंग्ड मॉथ थे, जिसे बिस्टर कैराबोनेरिया कहा जाता था।
दो स्पीसीज थी मौत की, एक व्हाइट एक ब्लैक, बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन कार्बोनेरिया। उस समय जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलिज्म नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, अच्छा खासा माहौल था, पॉपुलेशन ठीक ठाक थी, पोल्यूशन कम था। उस समय जब पोल्यूशन कम था तो वहाँ के जो रोड साइड्स के जो प्लांट थे, जो ट्रीज थी, वहाँ पर लाइकेंस ग्रो करते थे। लाइकेंस इज अ फंगल एंड एल्गल एसोसिएशन। ये लाइकेंस पेड़ की बार्क पे लगे रहते थे और लाइकेंस बेसिकली कुछ वाइट कलर के होते थे। उस समय बेचारे ये हमारे ब्लैक मॉथ्स ये मारे जाते थे। हमारे ब्लैक मॉथ के नंबर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हालात थे। क्यों? क्योंकि जब हमारा ट्री है, मान लीजिए इस ट्री पे मॉथ लगे होते थे, मॉथ कुछ इस कलर में, ट्रंक पे मॉथ है। अब सोचिए, सॉरी ये लाइकेन है हमारा, ये तो हमारा लाइकेन था, ये हमारा लाइकेन लगे हुए, कुछ लाइकेन इस कलर के होते हैं, ये हमारे लाइकेन्स हैं। अब इसी लाइकेन पे अगर ग्रे कलर का मॉथ आ जाता है तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पा रहे इस मॉथ को आइडेंटिफाई, दोनों का कलर सेम मैच कर रहा है। लेकिन बेचारे ब्लैक वाले जब मॉथ बैठते थे इन पर तो ये पकड़े जाते थे और इनको आसानी से जो हमारी इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स थी, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स थी, ये खा जाते थे। तो उस समय व्हाइट मॉथ ज्यादा बढ़ गए थे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाइट मॉथ बढ़िया बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका शिकार नहीं किया जा पा रहा था। लेकिन ब्लैक वाले अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किए जा रहे थे तो इनका अच्छे से शिकार हो रहा था, अच्छे से हंटिंग हो रही थी और सिंपल सी बात है बचे नहीं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1920 के आसपास, 1920 के आसपास इंग्लैंड ने भयंकर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जब इंग्लैंड को बोला जाने लगा मैनचेस्टर ऑफ इंग्लैंड, तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर था। उस शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और ताबड़तोड़ इंडस्ट्री के कारण ताबड़तोड़ पोल्यूशन जनरेट हुआ। जब पोल्यूशन जनरेट हुआ तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोयले की ऐश, क्योंकि तब कोल चलता था, कोयले की ऐश से लाइकेंस दब गए। कोयले की ऐश उन ट्रंक पे चढ़ने लगी और हमारे जो लाइकेंस थे वो लाइकेंस दब गए। अब जब लाइकेंस दब गए तो जब हमारे व्हाइट वाले मॉथ आके बैठते थे तो आसानी से वो विजिबल होते थे, जबकि ब्लैक वाले मॉथ दिखाई नहीं पाते थे। अब जब व्हाइट मॉथ आए तो आसानी से दिख रहे थे, तो जो हमारी बर्ड्स थी, ये जो मॉथ ईटिंग बर्ड्स थे, ये बड़े बड़े या जो भी आपके बैट समझ लीजिए कुछ भी थे, उन्होंने इनका शिकार करना चालू किया, जिससे व्हाइट वालों के नंबर गिर गया और ब्लैक वाले जो हाइड हो गए उसमें, वो तो भाई कोल जैसा ब्लैक था, ब्लैक वाले हाइड हो गए उसमें, हाइड वाले बच गए। इसे बोला इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। इंडस्ट्री के कारण हमारी मौत की स्पीसीज बदल गई। देखिए कितना बड़ा अडेप्टेशन चल रहा है एक तरीके से। आप आ जाइए देख लीजिए, तो देखिए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये था, यानी बिफोर 1920 ये हालात थे, व्हाइट वाले अपने नंबर को बढ़ा रहे थे, ब्लैक वाले बेचारे मारे जा रहे थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोल के जमा होने के कारण ट्रंक पे ब्लैक वाले उसमें सेम कलर में हो गए, मैच कर गए, जबकि व्हाइट वाले मारे गए और ये स्पीसीज के नंबर बहुत कम हो गया। ये था हमारा क्या एविडेंस था नेचुरल सिलेक्शन की। देखिए नेचर कैसे सिलेक्ट कर रही है। कभी नेचर ने सपोर्ट किया व्हाइट वाले को, अभी सपोर्ट कर रहे हैं किसको? ब्लैक वाले को। इस तरीके से हमारा 6 एविडेंसेस खत्म हुए और ये एविडेंसेस ने प्रूव किया कि हम ऑर्गेनिजम्स में सिमिलरिटीज रखते हैं। हम ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे एक एंसेस्टर के ही थे।
हमने डिफरेंट अडेप्टेशन किया, हमने इवोल्यूशन किया और एक नई स्पीसीज तैयार हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर स्पीसीज तैयार क्यों, उसने वेरिएशन किया, क्यों चेंजेस किया। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट अपना लेक्चर सेंड करेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा और अच्छे से जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने एनालॉजी, होमोलॉजी बताया, ये सब इम्पोर्टेंट ज़्यादा है तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।